नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। यूपी की राजनीति में एक नारा काफी महत्वपूर्ण है। वो नारा है, अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी। इस नारे का सपना लगता है बहुत जल्द पूरा होने वाला है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के एक ट्वीट ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में दरअसल लिखा है कि अयोध्या और काशी में भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। उनके इस ट्वीट के बाद से अब ऐसा लगता है कि राम मंदिर का जो सपना है वो बहुत जल्द पूरा हो ही चुका है और अब श्री कृष्ण मंदिर का जल्द ही निर्माण होगा। यूपी के दंगल में अब मथुरा की एंट्री हो चुकी है और इसी पर चर्चा करेंगे आज के अपने इस खास शो यूपी के दंगल में। और चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। केशव प्रसाद मौर्य जी ट्वीट करते हैं, वो ट्वीट इन दिनों बहुत ज्यादा यूपी के दंगल में चर्चा का विषय बन गया है और ट्वीट से साफ मैसेज जा रहा है कि बहुत जल्द हम श्री कृष्ण का दर्शन कर पाएंगे। देखिए, ये ट्वीट नहीं है, राजनीति में इसको कहते हैं कि एक विस्फोटक बयान है, ऐसा कि जिससे मथुरा के अंदर लोग पटाखे छोड़ने लग गए, वहाँ पे डांस होने लग गया, वहाँ पे सेलिब्रेशन शुरू हो गया और लखनऊ में विपक्षी पार्टियों का जो हार्ट बीट जो है वो तेज हो गया। वो इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास एक से बढ़कर एक ऐसे ऐसे मुद्दे हैं जो उनके वोट बैंक को एकत्रित करने में बहुत ही ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल साबित होते हैं। अब उन्होंने क्या ट्वीट किया? उन्होंने ट्वीट साफ साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की बारी है। अब क्या ये पूरा मसला है, इसको भी समझ लीजिए। ये वो मसले हैं जिसे विपक्षी पार्टियां अपने मुंह से कभी एक शब्द बोल भी नहीं पाएगी। वो इसलिए क्योंकि ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी ने प्लान पूरी तरीके से बना रखा है कि अयोध्या और अयोध्या के अंदर जो मंदिर, जन्मभूमि मंदिर बन रहा है, उसको वो एक मेडल की तरह, एक शील्ड की तरह वो जनता में लेकर के जाएंगे कि देखिए हमने ये वादा किया था और अब एक भव्य राम मंदिर बन रहा है। कई सारी जगहों से लोगों को वहां पहुंचाने की भी सुविधा तैयार की जा रही है, लोग जाकर के देख रहे हैं और ये एक इमोटिव मसला है। दूसरा, अब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं काशी। 13 तारीख को वहां पे भव्य आयोजन होगा। पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी और योगी सरकार के इस कमाल को देखेगी। कई सारे लोग अभी से ही लिखना शुरू कर दिया है, ऐसे ऐसे लोग जो कभी भारतीय जनता पार्टी की तारीफ नहीं करते, वो ब्लॉग्स लिख रहे हैं कि हाल ही में मैं गया था काशी विश्वनाथ में दर्शन के लिए और जिस हिसाब से वहाँ पे उस कॉरिडोर को बनाया गया है, पूरे मंदिर परिसर को सुंदर किया गया है, वो कभी कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि इस हिसाब से वहाँ पे। तो कैसे लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई ये किस लिए 70 साल तक इंतज़ार करना पड़ा? इतना महत्वपूर्ण मंदिर, हिंदुओं की आस्था का केंद्र, वो अब तक किसी सरकार ने इसके बारे में सोचा क्यों नहीं? इनकैपेबिलिटी थी, सोचने में उनको वो सोच नहीं पाए, करना चाहते थे कर नहीं पाए, या फिर हिंदुओं को दमन करना, हिंदुओं की आस्था का मजाक उड़ाना, ये उनकी रणनीति थी। इस तरह के बहुत ही लोग ये बातें कर रहे हैं जो वहां जाकर के देख रहे हैं। लेकिन पूरा दृश्य 13 तारीख को जब प्रधानमंत्री मोदी वहां जाएंगे तो कोई भी हिंदू देखेगा तो उसका सीना जो है वो गर्व से फूल जाएगा। तो ये अयोध्या काशी, अब मौर्य साहब ने नया विस्फोट कर दिया, बम मार दिया। उन्होंने कहा कि भाई अब बारी जो है मथुरा की है। अगर कोई मथुरा गया होगा, मथुरा जाते ही एक चीज़, जैसे
काशी विश्वनाथ जाते ही जब पहले लोग दर्शन के लिए जाते थे तो वो सकड़ी सी गली से गुजरते वक्त हर किसी व्यक्ति, जरूरी नहीं कि वो बीजेपी का समर्थक हो या कोई भी हो, कोई भी रैशनल सेंसिबल आदमी उससे गुजरता था। इतने बड़े आस्था के केंद्र में पहुंचते वक्त आपको एक मस्जिद से होके गुजरना पड़ता था। ये एक शर्मनाक दृश्य होता था। ग्लानि की भावना जो है लोगों में समाती थी। अब वो बदल रहा है। ठीक ऐसी ही भावना मथुरा में देखने को मिलता है और इसलिए ये जो बयान है वो बयान एक तरीके से इस चुनाव में इस्तेमाल किया जाएगा, इस नारे को आगे बढ़ाया जाएगा और इसके जरिए वोटों के ऊपर राजनीति साधने की कोशिश की जाएगी। सर, अगर मंदिर और मस्जिद के विवाद को जोड़कर एक साथ देखा जाए तो क्या इतना आसान है मथुरा में मंदिर बनाना? देखिए, डेमोक्रेसी में हम रहते हैं। दूसरी बात यह है कि समाज के अंदर हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता रहे, भाईचारा रहे, इसका ठेका सिर्फ हिंदुओं ने नहीं ले रखा है। ऐसा नहीं होगा कि भाई आप बहुत सारे ऐसे काम करते हो, इस चीज को बता करके तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था। भाई हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ तो साफ दिख रहा है, कोई किताबी बातें तो है नहीं। आप जाते हैं, आपको सामने साफ साफ नजर आता है कि किस तरीके से विदेशी आक्रांताओं ने हिंदुओं के ऊपर जुल्म किया है और जुल्म की निशानी अभी तक मौजूद है। ये कैसे बर्दाश्त होगा? आप उसके बाद ये कहेंगे कि भाई ये कोई छोटे मोटे स्थल नहीं है, ये कोई आम मंदिर नहीं है कि जिसे तोड़ करके वहां पे मस्जिद बना दी गई। ये उस तरह के ऐतिहासिक प्लेसेस हैं जिसका हिंदुइज्म में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ये आस्था के बहुत ही प्रमाणिक केंद्र में से है और उस पर अगर ये ठीक वैसा ही है कि जैसे कोई बेथलेहम में जाकर के वहाँ पर कोई मस्जिद बना दे, जैसे कोई रोम में जहाँ पोप निवास करते हैं उसको तोड़ के वहाँ पे कोई मस्जिद बना दे, मंदिर बना दे, बर्दाश्त किया जाएगा? कोई काबे में जाकर के वहां पे मंदिर बना दे, बर्दाश्त किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। तो ये चीज उस तरीके से हिंदुओं के लिए ये इंपॉर्टेंट है और मैं तो इसे दूसरे हिसाब से देखता हूं। दूसरा हिसाब ये है कि भाई देश की आज़ादी हुई, हमने झंडा क्यों बदल दिया, हमने संविधान क्यों बदल दिया, हमने सब कुछ पूरा सिस्टम क्यों बदला? वो इसलिए हमने बदला क्योंकि जो सारे वो प्रतीक चिन्ह जो गुलामी के थे उनको हमने बदल दिया। तभी तो हम कहते हैं कि भाई हम आज़ादी मिल गई। हमारा झंडा होता है, हमारा राष्ट्रगान होता है, हमारा अपना सिस्टम होता है, हम अपने हिसाब से सब कुछ करते हैं। ये बाबर, ये अकबर, ये औरंगजेब, ये कौन हमारे रिश्तेदार है क्या? हिंदुस्तान से क्या लेना देना है उनको? बाबर आया समरकंद की वैली से, आंदीजान में पैदा हुआ, उज्बेकिस्तान में वो जगह है, वहां से भाग के वो काबुल आया। ये सारे लोग ये विदेशी थे और उन्होंने हिंदुस्तान को गुलाम बनाया। और जो ये कहते हैं कि नहीं वो यहीं के हो गए, उनको बाबर की जीवनी पढ़नी चाहिए कि किस हिसाब से वो कहता था कि यहाँ के लोग दुर्गंध देते हैं, यहाँ की हवा में एक अजीबोगरीब दुर्गंध है, यहाँ की सब्जियां बेकार है, यहाँ का मौसम बेकार है। वो दिन रात हिंदुस्तान को गालियां ही देता था और मरते मरते उसने ये कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे मेरे वतन में जाकर के दफनाना। बाबर की मौत हुई थी आगरा में, उसकी लाश सड़ गई थी, लेकिन उसके इस चीज को पूरा करने के लिए आगरा से उस जमाने में कोई वहां पे एक्सप्रेसवे नहीं था, घोड़े की सवारी के ऊपर काबुल ले जाया गया, काबुल में दफनाया गया उसको। क्यों? क्योंकि वो हिंदुस्तान को अपना वतन नहीं मानता था। और ये लेफ्ट लिबरल कबाल
ये वामपंथी इतिहासकार लगे पड़े हुए हैं इस चीज को साबित करने के लिए, नहीं 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 वो तो अपने थे, नहीं नहीं वो तो लोग। और कुछ मैं देखता हूं मौलवी मौलानाओं को, मौलवी मौलाना क्या रहेंगे, ये सब तो पैसे पे बिकने वाले लोग सब हैं जो टेलीविजन पे पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं है, टेलीविजन वालों का भी सिस्टम बड़ा अजब है। ये दाढ़ी वालों उन लोगों को बुला लेता है जिनको मुसलमान भी नहीं मानते हैं भाई हमारा स्पोक्स पर्सन है, कि चूंकि ये लोग उल्टी पुल्टी बातें करते हैं डिबेट में, उनको बिठा देते हैं और वो बड़े शौक से कहते हैं कि मैं तो मुगल हूं, मैं तो मुगल हूं। एंकर्स को इमीडिएटली पूछना चाहिए बाबर किस जगह पैदा हुआ बता दो, उस शहर का नाम नहीं बता पाएगा। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो आप बताइए भाई आंधी जान का नाम आपने सुना, वहां की उसकी पैदाइश है। अब ये सारी चीजें एक बात को बताती कि भाई बाहर का आक्रांत आया, हमें गुलाम बनाया, बाहर के लैंग्वेज को लेकर के आया, अपने सिस्टम को लेकर के आया और हमारे ऊपर थोपा गया। जब हिंदुस्तान आजाद हो गया, और आजाद भी किस हिसाब से, क्या कीमत हमने चुकाया कि हिंदुओं के लिए अलग, मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र होंगे। आपने पाकिस्तान बना दिया, इंक्लूडिंग बांग्लादेश। उस समय ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, ये दोनों हुआ करते थे। तो हम उन गुलामी के प्रतीक चिन्हों को क्यों नहीं खत्म करें? क्यों हम यूनियन जैक क्यों नहीं चढ़ाएं अभी 47 के बाद से? कहीं कोई बात नहीं भाई, ठीक है, अंग्रेजों ने बहुत अच्छा काम किया हिंदुस्तान में। ऐसे भी लोग, पागल लोग हिंदुस्तान के अंदर में इतिहास पढ़ाते हैं कि अंग्रेजों ने बहुत कुछ किया, रेल दिया, डाक दिया, ब्यूरोक्रेसी दी, इंग्लिश एजुकेशन दिया, हॉस्पिटल दिया। ये बकवास भी तो इतिहास के पन्नों में पढ़ाया जाता है, तो उनको अपना मान लें। तो ये सारे ये जो मुद्दा है, चूंकि आपने ये मुद्दा इस तरह का उठा दिया, लेकिन ये सारी बातें युवा पीढ़ी को जानना चाहिए। जो हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको भी पता होना चाहिए हम कौन है, हमारे साथ क्या हुआ। ये गलत इतिहास, गलत चीजें बता करके कई सारे लोग बोलते कि नहीं 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 ये तो हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लिए है, ये है वो है। वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूं उसको, ताकि एकदम क्लैरिटी हो जाए। मान लीजिए आप दो दोस्त हैं, एक साथ काम करते हैं, पड़ोसी भी हैं, बड़े अच्छे संबंध हैं, संबंध होना भी चाहिए। अब ये कहानी है कि आपके दादा को इसके दादा ने मार दिया था, मर्डर हो गया था, बड़ा अत्याचार किया, लेकिन आप लोग अभी पड़ोसी भी हैं, बिजनेस पार्टनर भी हैं, दोस्त भी हैं, सब कुछ है। अगर अलग थलग हो गए तो दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाए, कलह में जीवन बीते। लेकिन दोनों के दादा जानी दुश्मन थे, एक की हत्या हो गई थी। तो इतिहासकारों के सामने दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन यह होता है कि इस चीज को छुपा दो कि तुम्हारे दादा ने इसके दादा की हत्या की थी, बड़ा अत्याचार किया था, खत्म कर दो, उसको छुपा के रख दो। झूठ बता दो कि जैसे तुम साथ साथ रहते हो वैसे भी वहां पे भी दोनों बड़े साथ साथ रहते थे, पूरा जनरेशन साथ साथ ईद दिवाली मनाते थे और गंगा जमनी तहजीब और तरह तरह की कहानी जो है गढ़ दो, मढ़ दो। और दूसरा ऑप्शन ये है कि दोनों को बिठा करके बताएं कि भाई ये हकीकत है कि तुम्हारे दादा ने तुम्हारे दादे की हत्या की थी, बड़ा अत्याचार किया था, लेकिन वो पास्ट है, अब साथ में मिलजुल के रहना है। कौन सा ऑप्शन बेहतर है? ये तमाम हिस्ट्री राइटर्स जेएनयू में हमें पढ़ाया जाता था, बहुत डिबेट होता था, कौन सा ऑप्शन बेहतर है? इतिहास को छिपा देने वाला या सच सच बता करके समझा देने वाला? जो पहला ऑप्शन है छुपाने वाला, उसमें हमेशा यह खतरा बना रहेगा कि जिस दिन उसे मालूम चलेगा कि मेरे दादा को मारा गया था, उस पर अत्याचार किया गया था, उसके बाद क्या रिस्पॉन्स उसका होगा वो गॉड नोज, नोबडी नोज। ये दोस्ती दुश्मनी में कभी भी बदल जाएगी।
लेकिन ये जो दूसरा ऑप्शन है कि आप बिठा के हकीकत बताते कि ये वजह थी, वो बीत गई सो बात गई, अब साथ में एक साथ अगर रहना है तो उसको पीछे भुला करके आपको आगे चलना पड़ेगा। हिंदुस्तान की दिक्कत यही है कि हिंदुस्तान में कांग्रेसियों ने, कांग्रेसी चट्टे बट्टे इतिहासकारों ने, वामपंथी इतिहासकारों ने पहला ऑप्शन लिया और हम लोगों को गलत बात बताई और इसलिए ये इतना प्रॉब्लम है। सच बता दिया होता कि बाबर आक्रांता था, बाहर से आया था, ये लूटने आए थे। देखिए कितने शान से लोग अपने बच्चों का नाम तैमूर रख देते हैं। ये दिमाग में कीड़ा घुसा हुआ है, इसलिए तो गलत इतिहास बताया गया है, इसलिए तो लोग गांव में नाम रखते हैं चंगेज। भाई क्यों रखते हो? तुम्हारा रिश्तेदार बना हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं और इसलिए चूंकि ये मसला चुनाव से थोड़ा अलग हो गया, लेकिन बात बहुत ही सिंपल है। भारतीय जनता पार्टी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करती है और उनको यह अधिकार है कि इन मुद्दों को उठाया जाए। कोई पार्टी जाति के नाम पर राजनीति करती है, जातियों को मोबिलाइज करने के लिए करती है। ज़्यादातर पार्टियां यूपी के अंदर मुस्लिम वोटों के लिए सीधे दंडवत नीचे गिर जाती है। तो मुस्लिमों को पोलराइज करना ये सेकुलरिज्म हो गया और हिंदुओं को पोलराइज करना ये कम्युनलिज्म हो गया। लोग इस तरह के पोलैरिटी से जो है उब गए हैं और इसलिए ये मसला शायद मौर्य साहब ने उठाया है और इसका फ़ायदा ज़रूर चुनाव में उन्हें मिलेगा। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से समझाया। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन बात मथुरा की हो रही है तो जाते जाते भी यही आपको बोलूँगी कि बीजेपी कभी भी कुछ कहती है या नारा देती है तो उसका मकसद साफ होता है। तो लगता है कि अब सभी दर्शकों को, भक्तों को ये कहना पड़ेगा कि मथुरा तो हो गया उनका, अब अयोध्या तो हो गया उनका, अब वाकई में मथुरा की बारी है। राइट, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद देने के लिए। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी हिंदुत्व के पिच पर उतरने की तैयारी कर चुकी है और ऐसे में केशव प्रसाद का ये ट्वीट काफी अहम है। केशव प्रसाद मौर्य के बयान से साफ जाहिर होता है कि बीजेपी एक बार फिर अयोध्या, मथुरा, काशी के एजेंडे के सहारे चुनावी नैया पार लगाना चाहती है। अब देखना होगा यूपी के दंगल में इसका असर क्या होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए यूपी का दंगल। नमस्कार। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का। और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।